फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? नहीं याद? कैसे? एक कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे आपने ऑब्लिगेशंस और राइट्स अपने एस्टेब्लिश किए होते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जिस एग्रीमेंट की वजह से एक पार्टी का वो फाइनेंशियल एसेट बन जाए, ठीक है, और दूसरी पार्टी की वो फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाए, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्चुअल एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक का फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा, दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, ठीक है। इसे आप कहेंगे फाइनेंशियल, हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? और शेयर्स के अलावा भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बेसिकली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको किसी भी बिजनेस के अंदर रेजिडुअल इंटरेस्ट देना, उसको आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। रेजिडुअल इंटरेस्ट से मतलब ये है कि आप जब भी वो बिजनेस, जो पूरा बिजनेस की वर्थ है, ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, जो बाकी नेटवर्थ उसकी बनती है ना, जो आपको उसमें शेयर दे रहा है ना, वो आपकी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जब भी कोई बिजनेस डिस्पोज ऑफ होगा या उसकी वर्थ कैलकुलेट होगी तो उसके टोटल एसेट्स निकाले जाएंगे, उसमें उसकी टोटल लायबिलिटीज माइनस की जाएंगी, जो नेट एसेट की वैल्यू आएगी ना, वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी, उसमें जो आपको शेयर देगा वो आपका क्या होगा? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें एक पार्टी का, वो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक पार्टी का फाइनेंशियल एसेट बन जाए, दूसरी पार्टी की फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बने, तो ये हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तीन तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियल एसेट हो गया, एक फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी, एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फिर आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हमारा फाइनेंशियल एसेट कौन सा है, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ठीक हो गया। फाइनेंशियल एसेट आइडेंटिफाई करने के बाद आपने इसको रिकॉर्ड करना है या रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, इसको रिक्लासिफाई करना है, ठीक हो गया, और इसको आपने मेजर करना है, ठीक है। अब रिकॉग्नाइज कर, किस पार्टी ने इसको कब रिकॉग्नाइज करना है? कोई भी पार्टी जब इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेगी, जब ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने एस्टेब्लिश किया है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि ये हमारा एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन गया है, ठीक है, कोई भी पार्टी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेगी, उसको रिकॉर्ड कर लेगी अपने पास। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड क्या करेगी कि मेरा, फॉर एग्जाम्पल अगर उस पार्टी का वो एसेट बन रहा है, इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि एसेट और लायबिलिटी क्या होते हैं, वो पढ़ते हैं आगे, ठीक है। वो रिकॉर्ड करेगी कि मेरा ये फाइनेंशियल एसेट बन गया, ठीक है, और इसके लिए मैंने इतनी पेमेंट कर दी है, ठीक है, या आप कह लें कि मेरी इतनी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, पेमेंट बैक, बेसिकली एक्चुअली दिस इज फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गया या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन गया। एक पार्टी अपने पास फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड कर लेगी, एक पार्टी अपने पास फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर लेगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब दोबारा से इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ आपके लिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें से एक पार्टी का फाइनेंशियल एसेट बन रहा हो और दूसरी पार्टी की फाइनेंशियल लायबिलिटी बन रही है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, ठीक हो गया। जो पार्टी भी इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगी, जब भी उसका पार्ट बनेगी, वो उसको अपने पास फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो भी जिस तरह से भी पार्ट बनेगी, उसको अपने पास वो रिकॉर्ड कर लेगी, या फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड करेगी या फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगी, ठीक हो गया, ये दूसरी बात होगी। अच्छा, अब आइडेंटिफिकेशन की फाइनेंशियल एसेट क्या, कौन सा होगा और फाइनेंशियल लायबिलिटी कौन सी होगी, ठीक है। आपके इसमें अंदर भी एग्जाम्पल दी हुई है कोई? फाइनेंशियल एसेट, इसके अंदर भी एग्जाम्पल दी हुई है आपके ना बुक के अंदर भी, ठीक है। कोई भी कैश है बेसिकली,
अगर आपने वो आपके पास पड़ा हुआ है तो वो फाइनेंशियल एसेट है आपका। सर हमारे पास पास है आपके फाइनेंशियल एसेट है। कैसे होगा फाइनेंशियल एसेट? सर लेकिन उसमें कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे होना? कैश, कैश क्या चीज़ है? एसेट है ना आपका, ठीक है। अब एसेट बेसिकली आपके पास एक राइट है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर बेसिकली जो कैश होता है ना, कैश और बैंक होता है, ये फाइनेंशियल नेचर का होता है ना, ठीक है। तो ये इसलिए फाइनेंशियल नेचर रिकॉर्ड होगा। नहीं समझ आ रहा? नहीं, क्या कंफ्यूजन क्या है? फाइनेंशियल एसेट तब बनेगा जब हमारे पास पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा। हाँ जी। लेकिन कैश में तो हमारे पास ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। बेसिकली कैश कॉन्ट्रैक्ट किया ना, एक आपके पास राइट है एक एग्जिस्टिंगली जो कैश क्या है, लाइक फॉर एग्जाम्पल रुपीज़ है, क्या है वो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना आपका कि हम जब भी आपको ये चीज़ देंगे, आपको हम ये पीस ऑफ पेपर आपको देंगे, जैसे अब उसको पेपर को ही हम कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट किया ना, वो एक किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है कि जब भी आप वो प्रेजेंट करेंगे कहीं पे तो उसके अगेंस्ट आपको इतने वर्ष की कुछ ना कोई मॉनेटरी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो दैट्स लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वो आपका पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ हो जाए, वो आपका यूके गवर्नमेंट के साथ हो जाए, वो आपको यूएसए गवर्नमेंट के साथ हो गए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उस तरह से आपको उसके अगेंस्ट एसेट या मॉनेटरी वैल्यूज के बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसी तरह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, कोई भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो आपके फाइनेंशियल एसेट्स होंगे, ठीक है। वो कैसे होंगे? सर अपनी तरफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका फाइनेंशियल एसेट होगा। एक्विटी सर वो सेकंड पार्टी होगी ना, हमारे लिए वैसे ही हुआ। कैसे होगा एसेट? आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो आपके एसेट कैसे है? इन्वेस्टमेंट मेरे टैक्स जी सर। ऐसे जैसे अगर इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे नहीं होता है। ये सर अब जैसे किसी नहीं, अब डेफिनेशन पे के मुताबिक बताएं ना कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, वो आपका फाइनेंशियल एसेट कैसे है? कॉन्ट्रैक्ट सर देखा ना आपने बोला कि एक पार्टी के अगर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो दूसरे को फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सेकंड पार्टी की अगर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वो हमें दे दे तो हमारे लिए फाइनेंशियल बिल्कुल। आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, आपकी वो फाइनेंशियल एसेट होगा, दूसरे का वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल एसेट हो गया, मतलब डेफिनेशन के पे पूरा कैसे होता है कि आपका फाइनेंशियल एसेट हो गया और दूसरे की वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। तो इसलिए आप इक्विटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आएगा और फाइनेंशियल आपके लिए वो फाइनेंशियल एसेट होगा और दूसरी पार्टी के लिए वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है। इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कैश, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, फेवरेबल होंगे आपके लिए जो, ठीक है। मेन जो या रिसीवेबल्स होंगे। अब रिसीवेबल कैसे आपका फाइनेंशियल एसेट होंगे? दूसरे की लायबिलिटी है। आपने कुछ सेल किया किसी को, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट, ठीक है, या कोई भी सर्विसेज दी, ठीक है, आपका वो एसेट हो गया और दूसरी की वो लायबिलिटी है, ठीक है। तो इसी तरह उस जो पेबल्स हैं वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी, अगर आपके पेबल हैं तो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके एग्जाम्पल में पूछी जा सकती है वो, ठीक है, बल्कि पूछी जाए गई भी है, मैंने देखी है। अब डेरिवेटिव जो कि अनफेवरेबल होंगे, ठीक है, ये आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। लिखा हुआ है इसमें। इसी तरह लोन्स हैं, लोन्स आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी कैसे होगी?
सर क्योंकि वो हमें पे करनी है, आपने पे करना है और दूसरी पार्टी का वो एसेट है उसने रिसीव करनी रिसीव करना है। ठीक हो गया। कन्फ्यूजन कोई फाइनेंशियल एसेट में, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में। है सर। ठीक है। सर भी डिबेंचर इशू द्वारा जो एग्जांपल लिखी हुई है हाँ जी। फाइनेंशियल लायबिलिटी में वो जरा क्लियर करें कौन सी वाली? सर। फाइनेंशियल लायबिलिटी की जो डेफिनेशन इसमें एग्जांपल होते हैं थर्ड पूरे डिबेंचर इशू। डिबेंचर इशू। ठीक है। डिबेंचर क्या होते हैं? शेयर्स के अलावा जो हम अपनी कंपनी के लिए कैपिटलाइज करते हैं। बेसिकली डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन ना। किसी कंपनी ने जब भी कोई लोन लेना ना या फंड इकट्ठे करने अदर देन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के, कंपनी ये चाह रही है कि हम आपको शेयर होल्डर ना बनाएं अपना, ठीक है, लेकिन आप फंड इकट्ठा कर लें लोगों से, ठीक है, वो डिबेंचर इशू करती है। ठीक है। डिबेंचर इशू वो भी एक पेपर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है लाइक शेयर। शेयर क्या है? शेयर भी एक पेपर है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। इससे डिबेंचर भी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी अपनी स्टैम्प करके किसी भी डिबेंचर होल्डर को दे देती है, ठीक है, कि ये 100 रुपीज़ का है। इस फॉर एग्जाम्पल एक पेज देती है कि ये पेज 100 रुपीज़ का है, ठीक है, इस पेपर के अगेंस्ट हम आपको 10% और 5% हर साल इंटरेस्ट देंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, आप उस कंपनी ने जनाब MK सन्स है, MK सन्स ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया, 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर उसने इशू कर दिया, आप लोगों ने वो एक डिबेंचर खरीद लिया। MK सन्स कह रही है कि हम हर साल आपको उस पर 10% इंटरेस्ट देंगे। ठीक है। अब वो जिस कंपनी ने आपने ख़रीदा है तो आपने क्या किया? एसेट हुआ ना। एसेट हुआ क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की है। अब जिस कंपनी से आपने ख़रीदा है उसके लिए वो क्या है? उसके लिए लायबिलिटी लायबिलिटी उसकी लायबिलिटी। उसने आपसे लोन लिया है, उसने आप एक डॉक्यूमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट करके एक डॉक्यूमेंट पे आपसे 100 रुपये का लोन ले लिया उसने। ठीक है। उसकी क्या होगी? वो उसकी लायबिलिटी। और सर कितने जो शेयर्स होते हैं तो उसके लिए इक्विटी इक्विटी आपका एसेट होता और उनके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता। दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी है। ठीक हो गया। सर इसमें फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉरवर्ड करेंसी। मैं बताता हूँ। ये कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं। ठीक है। जो चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है। ठीक है। ये चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं। अच्छा, अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स वैसे आपके सिलेबस में नहीं है ना। एक कॉम्प्लेक्स आप कह लें कि वो है कॉम्प्लेक्स एग्रीमेंट होता है। ठीक है। तो उस एग्रीमेंट, अगर वो एग्रीमेंट आपके फेवर में हो, अगर एग्रीमेंट आपकी फेवर में हो तो उसको कहते हैं एसेट। अगर वो आपके फेवर में ना हो तो होगी लायबिलिटी। अब फेवर में कैसे हो सकता है और फेवर में कैसे नहीं हो सकता, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बेसिकली डेरिवेटिव्स में इस तरह से होता है कि आप फ्यूचर की ट्रांजैक्शन आज एग्री कर लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे कह लें कि आपने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है 1 साल के बाद, आपने डॉलर में पेमेंट करनी है 1 साल के बाद। ठीक है। आप कह रहे हैं कि आज जो $1 है, ये आपसे इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ बताया जाएगा कि ये आपके लिए फेवरेबल है और अनफेवरेबल है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फेवरेबल और अनफेवरेबल होता कैसे है। ठीक है। आपको बताया जाएगा कि ये अनफेवरेबल फेवरेबल। आप आज की डेट पे 1 USD है फॉर एग्जांपल 270 का। ठीक है।
मार्केट है वोलेटाइल, आपने करनी है 1 साल के बाद पेमेंट, ठीक हो गया। अब आप जाते हैं बैंक के पास, आप बैंक, मैं इसकी बाकी डिटेल में नहीं जा रहा कि डेरिवेटिव्स कैसे है, ये ट्रांजैक्शन कैसे होती है, बैंक्स कैसे एग्री करते हैं, मैं आपको बहुत जनरलाइज तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फेवरेबल और अनफेवरेबल कैसे होगा आपके लिए, ठीक है। आप बैंक के पास जाते हैं, आप बैंक के पास जाके कहते हैं हमने 1 साल के बाद हमने पेमेंट करनी है। आपको आज की डेट पे लग रहा है कि डॉलर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, कि 1 साल के बाद ये हो सकता है कि 500 पे चला जाए, ठीक है, और हो सकता है कि ये 200 पे आ जाए। दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। अगर ये 500 पे चला जाएगा तो आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो 500 के हिसाब से करनी पड़ेगी। आपने $10 पे करने हैं तो आपको 5000 पे करना पड़ेगा, और अगर कम हो गया तो आप 200 पे आ गए तो आप 2000 पे करेंगे, ठीक है। अब बैंक के पास जाते हैं, बैंक आपसे एग्री कर लेता है कि जो भी रेट हो, बैंक कहता है कि जो भी रेट हो हम आप मेरे से 300 पे डॉलर ले लीजिएगा, लेकिन इसके लिए मैं आपसे जो है ना 5 रुपीज़ कमीशन चार्ज करूँगा पर डॉलर, ठीक है। अब ये आपके लिए आपका रिस्क, मतलब सर ये हो गया ना कि 305 का डॉलर आप मुझे $3 आपको 300 क्या लें आप, टोटल आपको पड़ेगा 305 का, ठीक है। फॉरवर्ड रेट है, बिल्कुल फॉरवर्ड रेट है। डेरिवेटिव्स का एक पार्ट है। जो फॉरवर्ड रेट है वो फॉरवर्ड बेसिकली डेरिवेटिव एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। वो आपके लिए फेवरेबल ट्रांजैक्शन जो होगी वो आपका एसेट होगा, ठीक है। जो अनफेवरेबल होगी 200 वो आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। सर मुझे उस टाइम पे कैसे पता चलेगा जिस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट करने की बात की फेवरेबल होती है? बेसिकली अगर आपने पेमेंट करनी है, ठीक है, और मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं, जैसे कि डॉलर अभी बढ़ रहा है, अगर डॉलर बढ़ेगा तो आपने पेमेंट करनी है तो आपके लिए अनफेवरेबल होगा, आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। चलिए हम पेमेंट नहीं रिकॉर्ड कर सकते, जब हम पेमेंट करेंगे तो पता चलेगा हमने पे किया हमने लिए पीएनएल का चार्ज से क्या चीज़, वो रिक्लासिफिकेशन आगे पढ़ते हैं ना इसकी। सर नहीं तो ऐसे सर क्यों कोई करेगा, जैसे इतनी अनस्टेबिलिटी है डॉलर्स के रेट्स में, तो ऐसे कोई क्यों इसमें करेगा कि हम आपको इतनी फिक्स अमाउंट में एक साथ बार इतने पैसे पड़ेगी? बैंक वो अपना कमीशन ले रहा है ना, बैंक की भी अपनी वर्किंग है। बैंक ऐसा नहीं है कि वो मतलब आउट ऑफ द वे जाके आपको फेवर दे देगा, बैंक अपनी वर्किंग के हिसाब से देखेगा। मतलब अगर बैंक एज्यूम कर रहा है कि डॉलर 400 पे जाएगा तो आपको 300 पे कभी भी नहीं देगा, वो आपको उतना ही मार्जिन देगा कि अपने कमीशन से अपना रिस्क कवर कर रहा होगा, ठीक है। बैंक का काम क्या है, बैंक का काम है करेंसी में डील करना। आपके पास डॉलर नहीं है, बैंक के पास डॉलर पड़े हुए हैं, ठीक है। बैंक अपनी करेंसी सेल करके अपना कमीशन अर्न कर रहा है। उसके बैंक का प्रॉफिट क्या है, बैंक का बिजनेस क्या है, इंटरेस्ट, कमीशन, ठीक है, सर्विसेज के अगेंस्ट अपना रेवेन्यू अर्न करना, बैंक का ये काम। बैंक अपनी सर्विस दे रहा है आपको, ठीक है, कि मैं आप ये सर्विस दूंगा आपको, मैं आपको 300 पे दे दूंगा, ठीक है, लेकिन 5 पे मुझे आपने कमीशन देना है। अब आपको क्या फ़ायदा है इसमें, आपको ये फ़ायदा है कि आप आज की डेट पे खड़े हैं, आपको पता ही नहीं है कि मैंने 1 साल बाद कितने पैसे पे करने हैं। डॉलर आपके पास, आपने $5 पे करने हैं, आज 300 का रेट है, ठीक है। आपको पता है कि अगर 300 रहेगा तो मैं 1500 पे करूँगा। अब साल के बाद 500 पे चला जाता है। आज आपने कुछ अपने फ्यूचर का डिसीजन करना है, आपको पता नहीं है कि मैं क्या डिसीजन करूँ, मुझे कितने पे करना पड़ेंगे। अगर आप बैंक के साथ एग्री कर लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैंने इतने पे एग्री करना है, मैंने इतने में पेमेंट करनी है। आपको इसमें ये बेनिफिट है, आपको इसमें लॉस भी हो सकता है, आपको इसमें लॉस भी हो सकता है। अब देखें, आपने बैंक से एग्री कर लिया कि मैं 305 पे करूंगा, ठीक है, एक्चुअल रेट 270 है, लेकिन आपने इस वक्त डिसीजन करना था, आपको सर्टेनिटी चाहिए थी, ठीक है, कि मैं कितने पे पेमेंट करूंगा। बिजनेस है ना, बिजनेस में फिर रिस्क तो है, आपके लिए फेवरेबल भी हो सकता है डिसीजन, अनफेवरेबल भी हो सकता है। अगर फेवरेबल होगा तो आपकी फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा, अगर अनफेवरेबल होगा तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। बैंक का काम करेंसी में डील करना है, बैंक अपना कमीशन लेगा,
जो आपके साथ ट्रांजेक्शन एग्री होगी बैंक उस पेमेंट कर देगा, बैंक अपना कमीशन बैंक का रेवेन्यू हो जाएगा, लेकिन बैंक को भी इस ट्रांजेक्शन पे गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सर जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा फिर इस टाइम तो बैंक अपने लिए जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं लायबिलिटी ही रिकॉर्ड करेगा फाइनेंशियल लायबिलिटी, डिपेंड करता है ना, बैंक अपनी एस्टिमेशन के हिसाब से रिकॉर्ड करेगा। अच्छी जजमेंट है कि आपने एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर रही है ये बैंक ने अपनी एस्टिमेशन के हिसाब से रिकॉर्ड करना है, ठीक है। डेरिवेटिव्स के अंदर होता ही है, एक पार्टी का गेन होता है, दूसरी का लॉस हो रहा होता है। सर फिर तो ये होगा ना कि अगर बैंक एसेट रिकॉर्ड करता है तो दूसरी पार्टी को लायबिलिटी रिकॉर्ड बिल्कुल ऐसे ही है, एक का गेन हो रहा होगा रियल ट्रांजेक्शन में, एक का गेन हो रहा होगा, दूसरे का लॉस हो रहा होगा, ठीक है। ये वाली ट्रांजेक्शन समझ आ गई आपको? सर एट टाइम पेमेंट ऐसा भी तो हो सकता है कि रिवर्स केस हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। उन दैट केस फिर आपकी ट्रांजेक्शन रिवर्स हो जाएगी ना, ये अपना फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड कर लेगा यहाँ पे और ये फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेगी। लेकिन ये इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन आपको पूछी नहीं जाएगी, वो आपसे ये बताएगा कि एक डेरिवेटिव एग्रीमेंट है जो कि इस पार्टी के लिए फेवरेबल है और ये एक इस पार्टी के लिए अनफेवरेबल है, ठीक है। ठीक हो गया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इनकी एग्जांपल, इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, ये हो गई आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब बस नेक्स्ट इसमें स्टेप ये है कि हमने इसको रिकॉग्नाइज कब करना है। जब भी कोई पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाएगी, इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेगी जब भी, ठीक है, तो वो इसको रिकॉर्ड कर लेगी, या फाइनेंशियल रिकॉर्ड करेगी, या लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेगी, इक्विटी रिकॉर्ड कर लेगी इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स की बेस पे, ठीक है। उसने इसको रिकॉर्ड करना होगा, फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड करना है या फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करना है, इसकी बेस पे उसको रिकॉर्ड कर लेगी कोई भी पार्टी, ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ जी, होगी 8 o'clock। अच्छा, अब रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम फाइनेंशियल एसेट को? वन बाय वन हम पढ़ते हैं, ठीक है। तीनों में से रिक्लासिफिकेशन की प्रॉफिट एंड लॉस में कब रिकॉर्ड करेंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कब रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल एसेट को कब रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अभी मैं टेबल बना देता हूँ क्योंकि 5 मिनट्स है हमारे पास, ठीक है। और आप उस टेबल को ज़रा देख लीजिएगा, कल उसको डिस्कस कर लेंगे, चलिए, ठीक है। मैं अब फाइनेंशियल एसेट जो होगा ना, मैं क्विकली बना देता हूँ। जब भी इसको रिकॉर्ड करेंगे एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। फेयर वैल्यू क्या होती है? ठीक है, फेयर वैल्यू होती है कि किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ओपनली जिस वैल्यू पे कोई एसेट सेल करेंगे या कुछ लायबिलिटी सेटल करेंगे, वो हमारी फेयर वैल्यू होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को पे करना है किसी चीज़ के अगेंस्ट, मैंने ये लैपटॉप बाय करना है, मैं मार्केट में जाता हूँ, मैंने मार्केट से ओपनली मैं इसकी 3-4 शॉप से प्राइस लेता हूँ, जिस प्राइस में मुझे मिलेगा उसकी फेयर वैल्यू होगी, ठीक है। ओपन मार्केट प्राइस किसी की भी जो होती है जिसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स ओपनली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बायर और सेलर, उसकी फेयर वैल्यू होती है, ठीक है। इनिशियली फेयर वैल्यू थ्रू P&L रिकॉर्ड होगा, ठीक है। बेहतर है अगर आप इसकी पिक्चर ले लीजिएगा बाद में, ठीक है। फिर आपको पूरे चैप्टर को ना इस टेबल में हम फिट करेंगे जी। इनिशियली सर फेयर वैल्यू कैसे रिकॉर्ड होती है? देखिए, आपने एसेट लिया 100 रुपीज़ का, ठीक है। 1 साल गुजर गया, 1 साल के बाद इसकी वैल्यू होगी 105। मेजरमेंट है ना उसकी, ये मेजरमेंट है उसकी। हमने आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्निशन कर ली है, ये मेजरमेंट है, ठीक है। कि इसको इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करना है और इसको सब्सिक्वेंटली कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जब इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे तो फाइनेंशियल एसेट डेबिट हो गया हमारा, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट हो गया 100 का। सर मार्केट में बैंक की क्रेडिट होगा या कैश? डिपेंड करता है ना। दूसरी कि आप ये लिखे हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है, तो फिर ओके सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी कैश है ना,
कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। फाइनेंशियल लायबिलिटी के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा ना कि ये कैश है या हमारा पेबल है या हमारी बैंक है, ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी भी हो सकती है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, ठीक है। इनिशियली आप ये रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड कर लिया आपने फेयर वैल्यू पे, ठीक है। सब्सिक्वेंटली आपने कैसे रिकॉर्ड करना है इसको? सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड करने के लिए फाइनेंशियल एसेट हमेशा 2 टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं फाइनेंशियल एसेट के। आपने ये देखना है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज क्या होते हैं? अभी हमने डिबेंचर की एग्जांपल डिस्कस की थी, मैं क्विकली बता देता हूँ, कल डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसको। डिबेंचर के अंदर क्या होता है? आपने 100 रुपये का डिबेंचर लिया, उस पर 5 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिलना है हर साल, ठीक है। आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया डिबेंचर इशूअर से कि हर साल 5 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस पर, और 5 साल बाद आपका डिबेंचर कंपनी वापस ले लेगी और आपको जितने पैसे का लोन आपने दिया वापस कर देगी। वो पार पे वापस करे, वो प्रीमियम पे करे, वो डिस्काउंट पे करे, वो डिफरेंट चीज़ है। 100 रुपीज़ का आपने डिबेंचर इशू किया किसी भी कंपनी ने, ठीक है। कंपनी का वो लायबिलिटी बन गई, आपका वो फाइनेंशियल एसेट बन गया, ठीक है। 5 उसने कहा कि मैं ये 100 रुपये का डिबेंचर ले लें, इस पर 5% मैं आपको हर साल इंटरेस्ट देता रहूँगा, हर साल 5 5 5 5 5 साल तक फॉर एग्जाम्पल, तो 5 साल आपको 5 रुपये इस पे मिलते रहेंगे। नहीं, रिपोर्टिंग हो रही है। 5 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिल, ये आपके कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 5 रुपीज़ हर साल मिलते रहे। ये क्या है? आपके कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट आपको पैसे मिल रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हैं। अब जैसे कि शेयर होते हैं, शेयर के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज नहीं होते, आपको डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड वेरी करता है। एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट के अलावा पैसे मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। शेयर के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज नहीं मिलते। आपको ये नहीं होता कि आपको हर साल 2 रुपये डिविडेंड देंगे ही देंगे। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिल जाएगा, वो भी कंपनी डिसाइड करेगी। प्रॉफिट नहीं होगा डिविडेंड नहीं मिलेगा। जबकि इस केस के अंदर जो हमारा ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो से मतलब ये है कि हमारे फिक्स, हमें पता ही है कि हमें इतने कैश फ्लोज मिलने ही मिलने हैं। लोन नोट्स हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं, इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल हो सकती हैं, ठीक है। अगर तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हैं, ठीक है, और अगर नहीं है, अगर तो हैं यस, ठीक है, और अगर नहीं है तो नहीं है। यस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हाँ यस ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हैं, अगला काम हमें करना है, हमें ये चेक करना है कि इन फाइनेंशियल एसेट का बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है, बिजनेस मॉडल 3 तरह के हो सकते हैं। किसी भी फाइनेंशियल एसेट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, उसके बिजनेस मॉडल 3 तरह के हो सकते हैं। एक बिजनेस मॉडल उसका ये हो सकता है कि आपने क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, मैं इसको होल्ड करूंगा। दूसरा आपने क्या है कि मैं इसको ट्रेड करूंगा। ओके बस लास्ट मिनट। और तीसरा आपने क्या है कि मैं इसको होल्ड भी करूंगा और ट्रेड भी करूंगा। ठीक है, अगर आप होल्ड करेंगे तो ये अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ट्रेड करेंगे तो पीएनएल में जाएगा ये। अगर ये दोनों ऑप्शन होंगी तो ये ओसीए में जाएगा। जब होल्ड करेंगे तो इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट बनेगा ना, और अगर ट्रेड करेंगे तो करंट एसेट बन जाएगा, इन्वेंटरी की और हम इसे रिकॉर्ड कर लें कि हमने इसका प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड करना है। हमने इस पे जो गेन होगा ना वो आपके बाद वो एक नेक्स्ट स्टेप है, वो इससे आगे बढ़ेंगे हम अभी। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं कि हमने एक एसेट रिकॉर्ड किया, फाइनेंशियल एसेट। उसके बाद हमने ये देखा कि ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज है जो मैंने आपको ये बताया, ये एग्जांपल्स हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज कैसे हैं और कैसे। अगर ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हैं तो फिर हमने चेक करना है किसी का बिजनेस मॉडल क्या है। डिबेंचर आपने ले लिया, अगर आपने उस डिबेंचर को होल्ड किया, आप ये कह रहे हैं कि मैंने 5 साल का डिबेंचर लिया और 5 साल मैंने अपने पास ही रखना है और 5 साल में मैंने कंपनी को वापस करके इस पर प्रीमियम ले लेना है, तो आप इसको अमोर्टाइज कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड करते हैं और टेबल कैसे बनता है, कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं, वो फिर पढ़ेंगे हम इसके बाद। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने सेल करना है, आपने डिबेंचर ले लिया, अब आप उसको मार्केट में सेल करेंगे। आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप मार्केट में कहते हैं कि मैंने डिबेंचर बेचना है। ठीक है, किसी ने लेना है, आपने डिबेंचर लिया, आप कहते हैं आपने लेना है, आप कहते हैं हाँ मुझे आप 100 का है, मैं 98 का लूँगी या मैं 102 का लूँगी। आपने इस ऑब्जेक्टिव के लिए जैसे इंस्ट्रूमेंट